हेलो बच्चों। देखो, अब तक हमने किया था कार्बन और वाई कार्बन इज सो यूजफुल एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन और उसकी ऑकरेंस के बारे में। ठीक है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। ठीक है। साथ ही साथ जो टेट्रावेलेंसी है वो भी पढ़ी थी। उसके बाद आता है कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। एलोट्रोप्स का मतलब कार्बन है वो प्योरली नेचर में किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है। तो कार्बन ने नेचर में मेनली तीन फॉर्म्स में पाया जाता है। डायमंड पहला, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है भाई फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है। बकमिंस्टर फुलरिंग, इसका ये नाम पड़ा है इसके जो जिसने इसको डिस्कवर किया था, बकमिंस्टर फुलर, जो साइंटिस्ट था बकमिंस्टर फुलर, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमंड को, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट को और फिर हम डिस्कस करेंगे फुलरिंग को। देखिए, डायमंड, सबसे पहली बात, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचर का मतलब नेचुरली पाया जाने वाला, जो जिनको हम लैब में नहीं बनाते हैं, मतलब जो नेचर में ही पाए जाते हैं, जो नेचुरली पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। ठीक है। उसके बाद इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं भाई, काफी हैवी होता है। ठीक है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है। ठीक है। इट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब भाई चमक, बहुत ज्यादा चमक होती है इसके अंदर। ठीक है। तीसरी चीज, इसकी चमक, डायमंड है, डायमंड की चमक बढ़ जाती है जब इसको एक पर्टिकुलर शेप में इसको कट किया जाता है। ठीक है। इसकी जो कटिंग है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे कटिंग की जाती है। इसके जो डायमंड के जो एंगल्स होते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 120 डिग्री के एंगल्स होते हैं। 120 डिग्री के ऊपर इसको कट किया जाता है और इसको जैसे इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट है, इसके अंदर जो लाइट एंटर करेगी वो इसके अंदर ही घूमती रहेगी और जिसकी वजह से चमक पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा चमक पैदा करेगा। ठीक है। अब भाई दूसरी और प्रॉपर्टीज में की अगर बात की जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, फिर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। और मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास से नहीं हो सकती। अच्छा, इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी हाई का मतलब भाई कितना, कि इतना ज्यादा ये मेल्ट तो होता ही नहीं। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इसको हीट करने लग जाएं नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, जैसे 1 atm का प्रेशर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम इसको हीट अप करने स्टार्ट कर दें, इसको गर्म करना स्टार्ट करें, तो ये मेल्ट होने की बजाय बर्न हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका हमने मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई लिखा है, मतलब मेल्ट तो होता ही नहीं है। अगर इसको मेल्ट करोगे तो इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा और इनर्ट एटमॉस्फेयर में भी ये वेपर्स की फेज, वेपर फेज में जल्दी चला जाएगा मेल्ट होने की बजाय। तो मतलब कि गैस गैस बन जाएगा। अब एक और बात करते हैं कि इट व्हेन इट बर्न इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रेजिड्यू, ठीक है, बिना किसी राख या बिना किसी सॉलिड सब्सटेंस को पीछे छोड़े जब इसको बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट मेड अप ऑफ प्योर कार्बन। ये प्योर कार्बन से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि कार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको गर्म करेंगे डायमंड को, मैंने डायमंड ले लिया, ठीक है, तो ये कम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन तो ऑक्सीजन के हाथ निकल लिया और पीछे कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब कार्बन के अलावा इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बर्न होके पीछे कुछ भी नहीं होता, ट्रेसेस अमाउंट में भी नहीं बचता कुछ भी, ठीक है। इट मीन्स इट इज प्योरली कार्बन, ठीक है। तो यहां से पता लगता है कि ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। अब दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करेंगे? जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को मिल्की वाटर में, मतलब लाइम वाटर में से पास करवाएंगे, सॉरी लाइम वाटर, तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, ठीक है। ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, दूधिया कर देता है ये। तो ये कुछ एक खास बातें थी डायमंड के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो दो क्वेश्चन मेनली आते हैं क्योंकि ये सेकंड टर्म के सिलेबस में है, तो आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे, और एक्सप्लेनेशन में दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो पहला क्वेश्चन तो बनता है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है भाई, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो क्वेश्चन हैं जो काफी कुछ दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो इनका हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले एक बार हम ग्रेफाइट के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे ग्रेफाइट एंड डायमंड का, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बार ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मिटा देता हूँ, ये सारा सब कुछ दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा हमारा। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है, पहला पॉइंट, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, इट इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी इन नेचर, मतलब भैया आसानी से टूट जाता है, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रीसी, ग्रीसी मतलब चिकनाहट होती है इसके अंदर, जब इसको टच करते हैं तो चिकनाहट महसूस होती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, इट इज ब्लैक इन कलर, जबकि डायमंड जो था, डायमंड में आके एक पॉइंट और लिख सकते हो, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इट इज ब्लैक इन कलर, तो पॉइंट इसमें। फिर तीसरा पॉइंट है भाई कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा एक बात का ध्यान देना भाई, ये आप कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे इनको, ठीक है। चाहे बेशक से आपने पहले लिख रखे हो, लेकिन इनको फिर दोबारा से नोट करेंगे, नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ये चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो इट हैव, अच्छा इसकी खास बात की भाई, ग्रेफाइट और डायमंड में फर्क क्या है? डायमंड तो वेरी हार्ड होता है, जबकि ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लैक कलर का होता है। डायमंड ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट ये पॉइंट इनका सेम है। इट आल्सो हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट भी इसका बिल्कुल सेम है कि जब इसको बर्न किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, जबकि पीछे कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्योर कार्बन का बना होता है, क्योंकि कार्बन, अगर हम यहाँ पे डायमंड की जगह हम यहाँ पे ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई हीट करेंगे तो वो भी
ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान फिर उसी तरीके से कर सकते हैं हम। लाइम वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaO प्रोड्यूस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास था ग्रेफाइट का। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी उठते हैं भाई, व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर। यहाँ पे भी मैं वाई लगा देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी भाई इट डू नॉट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। डायमंड नहीं करता भाई, दोनों एक ही चीज के एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, डायमंड भी और ग्रेफाइट की दोनों कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक नहीं करता, एक बहुत हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। क्या कारण है भाई, रीजन क्या है इस चीज का? तो रीजन आपको हम डिस्कस करते हैं। अब पहले फ्लोरीन बाद में करेंगे, हम एक बार डायमंड और ग्रेफाइट के रीजंस ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इधर मैं ले लेता हूं डायमंड और इधर एक साइड में ले लेते हैं डायमंड और एक साइड में ले लेते हैं ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, ये हमने लगा दी लाइन इसके बीचों बीच। डायमंड, इट हैव ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे रीजन दे रहे हैं हम, वो जो दो क्वेश्चन थे ना उनके रीजन यहाँ पे सारे इकट्ठे ही हैं। मैं आपको बता दूंगा बाद में कि रीजन कौन सा रीजन कहाँ में लेना है। तो इट हैव ट्री लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखते हैं डायमंड का। स्ट्रक्चर में क्या है, एवरी कार्बन एटम फॉर्म से 4 कार्बन बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स with other carbon atoms, with other carbon atoms। हर एक जो डायमंड में हर एक कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में। ठीक है, ये इसकी सबसे खास बात है। अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले हम ये कार्बन हम एक से स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन ऊपर किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, आगे फर्दर ये डिवाइड हो, ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये 3 कार्बन किसी और 3 कार्बन के साथ, ये 3 कार्बन और 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हर एक कार्बन, यहाँ पे देखो आप, हर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड, 4 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। सॉरी, ठीक है, यहाँ के फर्दर, सॉरी, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर या फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको आप ब्रांच स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा ये। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, देखो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 156 पिकोमीटर के अराउंड होती है भाई। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अराउंड 156 पिकोमीटर रहेगी। ठीक है, और हर एक कार्बन देखो 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड के साथ हर एक कार्बन जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड है। ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे के साथ में। इसी वजह से इट इज हार्ड इन नेचर, इन कार्बन्स को एक दूसरे से अलग करना
बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कार्बन एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इनको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ये हार्ड है, नेचर में बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और एवरी कार्बन एटम फॉर्म्स 3 बॉन्ड। एवरी कार्बन एटम फॉर्म्स 3 बॉन्ड। ठीक है, तो अभी इसका एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ समथिंग लाइक दैट। परफेक्ट तो शायद ना बन पाए, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये लेयर 1 हो गई। ठीक है, दूसरी लेयर जस्ट इसके नीचे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ में आ गया। ये 2 लेयर बनाई है मैंने। ठीक है, तीसरी लेयर सेम एज इट इज इसके नीचे आ जाएगी, चौथी लेयर सेम एज इट इज उसके नीचे आ जाएगी, पांचवी लेयर सेम एज इट इज उसके नीचे आ जाएगी। अब देखो इसको अगर हम इससे मिलाएं, ये इसके नीचे है। ठीक है, ये कार्बन ये इसके नीचे, ये इसके नीचे है। ठीक है, और ये इसके नीचे है, और इसके नीचे ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है 2 लेयर ऐसे हैं इस तरीके से, एक के नीचे एक। ठीक है, और इनके बीच का इनका जो बॉन्ड एंगल है 141.5 पिकोमीटर है इनका बॉन्ड एंगल। और ये जो डिफरेंस जो लेंथ है ना इन लेयर से लेयर के बीच का डिस्टेंस है वो 346 पिकोमीटर का होता है भाई। दैट इज द लार्ज, वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे तो बन रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे सिर्फ वंडरवाल फोर्सेज हैं, और वंडरवाल फोर्सेज भी देखे जाएं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, वंडरवाल फोर्सेज वीक हो गई इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे तो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेयर से लेयर को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इन बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेल्ट होने का मतलब क्या होता है? मेल्ट होने का मतलब होता है सारे के सारे कार्बन एक दूसरे का बॉन्ड वीक हो जाएं, और वेपराइज होने का मतलब ये बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तो ये कार्बन ये बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं टूटेंगे तो भाई ये मेल्ट भी नहीं होगा, ये वेपराइज भी नहीं होगा ना। मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ना बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये सॉफ्ट क्यों होता है? सॉफ्ट होता है इस लेयर्स की वजह से। ये लेयर्स एक दूसरे से टूट जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, इसी वजह से जब आप इसको ऐसे करते हो तो ये सॉफ्ट होता है। और जब आप इसको ऐसे रगड़ते हो हाथ पे तो आपके आपका हाथ है ब्लैक हो जाता है, इसके पार्टिकल्स आपके हाथ पे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि लेयर हैं वो बीच से टूटती चली जाती हैं, आराम से टूट जाती हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हार्ड क्यों होता है? 4 बॉन्ड बना रहे हैं, टाइटली बाउंडेड हैं। ये सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। 3 बॉन्ड तो टाइटली बाउंडेड है 3 तरफ से, लेकिन लेयर टू लेयर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये सॉफ्ट होता है। अब एक और क्वेश्चन था वहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? ठीक है, तो उसका रीजन ये है, देखो भाई यहाँ पे हर एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ये देख लो 1 2 3, ये देख लो 1 2 3। तो 3 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, कार्बन के लास्ट सेल में 2 और 4, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। पहली सेल में 2, दूसरी में 4। तो 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज कर लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन का फ्री बच गया। उसका कोई काम नहीं है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो घूम सकता है इधर उधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? पहली चीज, या तो इलेक्ट्रॉन हो,
या फिर आयंस हो, आयंस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आयंस हो, ठीक है। तो आयंस इसके पास है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज ग्रेफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट व्हाई इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द ग्रेफाइट इजिली, ठीक है। बट डायमंड ने हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्ट्रक्चर साफ करके, और क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके लिख देता हूँ, वो भी आपने नोट करनी है कॉपी के अंदर कि भाई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन भी दोबारा से लिख देता हूँ, क्वेश्चन है व्हाई डायमंड इज हार्डेस्ट substance while graphite is soft in nature. Whenever both are the allotropes of कार्बन, दोनों के दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या लिखोगे भाई, आंसर ये है डायमंड हैव ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डायमंड हैव ट्री लाइक स्ट्रक्चर so that all the carbon atoms form 4 bonds with other carbon atoms, hence they are tightly bounded with one another, एक दूसरे के साथ में टाइटली बाउंडेड होते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड, मतलब ये जो डायमंड है वो हार्ड होता है, ठीक है। बट ग्रेफाइट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, every carbon atom forms 3 bond, every carbon atom forms 3 bond, and their layer to layer distance is large, so the bonds between layers is easily breakable, hence graphite is soft in nature। मेरे ख्याल से दिस एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक है। डायमंड है, उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कार्बन एटम है वो 4 बनाते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, सो ये टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, टाइटली जुड़े होते हैं, स्ट्रांगली जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए वो हार्ड होता है नेचर में, ठीक है। बट ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ में, और जो लेयर से लेयर के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए लेयर आसानी से टूट जाती हैं, और ग्रेफाइट है इसी वजह से ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है नेचर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर।
whenever both of them are allotropes of carbon। तो डायमंड का रीजन क्या डालोगे यहाँ पे कि डायमंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे कॉपी में। तो डायमंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट ग्रेफाइट हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद ईच कार्बन एटम। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम के पास एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। फ्लोरीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल।